स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। अपने इस कार्यक्रम के इस अंश में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हंगामा क्यों है बरपा? सरकार अगर सुझाव मांग रही है तो इसे सीधे सीधे मुस्लिम विरोधी करार क्यों दिया जा रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। 24 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मोदी सरकार एक देश एक विधान यानी यूसीसी लागू करने को लेकर कमिटेड है, लेकिन मौलाना और मुस्लिम वोट की सियासत करने वाले दल इसकी लगातार मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, मुसलमानों को इससे अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये एंटी मुस्लिम होगा, साथ ही साथ ये देश की विविधताओं को भी खत्म कर देगा। यूसीसी के विरोध में जमीयत ने क्या कुछ कहा है? यूसीसी मुसलमानों को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। यूसीसी का हर हाल में विरोध किया जाएगा। कयामत तक नहीं बदला जा सकता पर्सनल लॉ, ये मदनी की तरफ से कहा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, ये आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाकायदा 74 पन्नों का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे सरकार को भेजा गया है। तो वहीं जमीयत की तरफ से भी इसका विरोध जताया गया है और कहा गया है कि कयामत तक नहीं बदला जा सकता है पर्सनल लॉ, यानी अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं है, ड्राफ्ट तैयार हुआ नहीं है, लिखित में अभी किसी के सामने कुछ नहीं है, लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। अब क्या घमासान है, क्या फरमान मौलानाओं का इस पर आया है? 21 मुस्लिम संगठनों का जॉइंट स्टेटमेंट। मौलानाओं की मुसलमानों से अपील है कि लॉ कमीशन की डेडलाइन 14 जुलाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड पर यह स्टेटमेंट आया है। लॉ कमीशन को आपत्ति वाली राय भेजें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें, ये अपील की गई है मुसलमानों से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जितना हो सके उतना विरोध किया जाए। ये लेटर पैड पर लिखा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुनियाद शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का इसमें जिक्र किया गया है। इस पूरे लेटर में जो लिखा गया है उसका अगर आप लबोलुबाब समझेंगे तो वो ये है कि सीधा सीधा ये कहा गया है मुसलमानों से कि यूसीसी पर लॉ कमीशन को लिखें, इसका विरोध करें। यूसीसी सीधा देश के मुसलमानों की धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चर्चा होते ही इसे देश की विविधता पर अटैक बताया जा रहा है, उसी के विषय में लिखा गया है। एक्ट के सभी नियम कुरान की आयत और हदीस से साबित हो रहे हैं। जिस एक्ट का जिक्र 1937 एक्ट का जिक्र किया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई है और कहा गया है कि एक्ट के सभी नियम जो है वो शरीयत के हिसाब से हैं। मुस्लिम संगठनों की अपील है कि यूसीसी का इरादा सरकार को छोड़ देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू नहीं हो सकता है। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुत्तफिक नहीं हैं। हमारे मुल्क में इसको नाफिज नहीं होना चाहिए। इस वक्त में ये शरीयत का बहुत बड़ा एक शरीयत की जिम्मेदारी है हम लोगों पर, शरीयत के हिफाजत का तकाजा है। इस्लामी शरीयत को ख़त्म करने के लिए और हमारी दीनी पहचान को हमसे छीनने के लिए मुस्लिम ख़वातीन का नाम लिया जा रहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से अपनी नाराज़गी को लॉ कमीशन के सामने रखें। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं। विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। कलीमुल हाफिज साहब हैं, चेयरमैन IMIF। तस्लीम अहमद रहमानी हैं, प्रेसिडेंट MPCI। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कलीमुल साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। कयामत तक बदलाव नहीं किया जा सकता है, मुसलमान इसका विरोध करें, ये भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या आधार है इसके पीछे? देखिए, जब भारत सरकार ने 21वां लॉ कमीशन बनाया और इसी मोदी सरकार ने कमीशन बनाया था, तब उन्होंने 4,83,47,596 भारतीयों की राय लेके इस सरकार को एक राय दी कि ये जो यूसीसी है इस वक्त इट इज़ नॉट नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल, यानी कि ना इसकी आवश्यकता है ना ये वांछनीय है। तो सवाल ये है, उसके बाद फिर 22वां लॉ कमीशन बना, उसकी भी मियाद ख़त्म हो गई 22 फरवरी 2023 को, उसको भी एक्सटेंड कर दिया 1.5 साल के लिए सरकार ने, और फिर एक नया शगुफा ले आई
कि ये यूसीसी फिर दोबारा से लागू करने की बात करने लगे। प्रधानमंत्री जी ने उसको बाकायदा अपनी चुनावी सभा में बोला। अब सवाल ये है कि पहले तो देश को वो ये बताएं कि अपने ही बनाए हुए लॉ कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया, क्या कारण है वो, ताकि उन कारण के बारे में पता चले। वरना हम इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र और समाज में राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज में सामाजिक ध्रुवीकरण यानी हिंदू मुस्लिम बांट करके मुसलमानों को निशाना बना करके एक राजनीतिक लाभ लेने का एक सिर्फ षड्यंत्र है और कुछ नहीं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा है। ये थोड़ा सा आप उदाहरण के साथ मुझे बता देंगे कलीमुल जी, तो मुझे भी आसान होगा, मेरे साथ जो जनता है उसे भी आसान होगा कि आपका पॉइंट वैलिड है। ऐसे बांटा जा रहा है जैसे मैं आप ही के चैनल पे तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूं जिसमें बार बार ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि एसजीपीजी यानी कि श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी की एलआई है श्रोमणी अकाली दल, उसने यूसीसी को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी की एलआई है एआईडीएम के, उसने रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी की एलआई है एनडीपीपी जो मिजोरम में नागालैंड में, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। आदिवासी समन्वय समिति के 30 संगठनों ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके इसको रिजेक्ट करके झारखंड के जो गवर्नर है उनके सामने धरना दे दिया। आप बताइए आप कितने लोगों को उनके नुमाइंदे यहां मौजूद हैं? आप सिर्फ मुसलमानों को दिखा रहे हैं, पूरे देश को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ मुसलमान विरोध कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध पूरा देश कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने 1% आपकी बात को मान लिया, तो क्या ये बात गलत है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसी का आधार जान रही हूं मैं, कौन कौन विरोध कर रहा है उस पर भी चर्चा कर लूंगी। इसका आधार बता दीजिए। इसका आधार ये है कि संविधान में अल्पसंख्यकों को अपना धर्म मानने, उसको प्रोपेगेट करने और उसके तहत अपनी जो पारिवारिक कानून बनाने की आजादी है। अब जैसे ही आप उनके पारिवारिक कानूनों में यानी जिसको उर्दू में आइली कानून कहते हैं उनमें जब मदाखलत करोगे तो आप उसके जो उसका फंडामेंटल राइट है, जो अनफिटर्ड राइट है, उसमें आप मदाखलत करोगे। तो इसलिए संविधान के भी खिलाफ है और यकीनन ये उसी संविधान में आर्टिकल 44 का जिक्र करना आप भूल जाते हैं कलीमुल साहब, जिसमें कहा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। देखिए मैडम, आप तो मानते हैं देश संविधान से चलेगा? नहीं, आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टर प्रिंसिपल का हिस्सा है, वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है। ये जब संविधान सभा में भी इसको ये कहा गया कि इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला जाए तो खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑब्जेक्शन पर इसको डायरेक्टर प्रिंसिपल में डाला गया। इसलिए डायरेक्टर प्रिंसिपल को आप फंडामेंटल राइट के बराबर नहीं रख सकते, ना उसे खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये गैर संवैधानिक भी है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ तो है ही। चलिए ठीक है, अब विष्णु जी, ये असंवैधानिक है, मुसलमानों के खिलाफ है, क्या ऐसा होगा? हालांकि अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया, लिखित में कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये प्रचार जो किया जा रहा है क्या ये वाजिब है? देखिए, मैं जो कलीमुल भाई ने यहाँ पे बात की उनकी बात से स्टार्ट करूंगा। इन्होंने आर्टिकल 29-30 का जिक्र किया और कहा कि हमारे धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक कल्चर को प्रोटेक्ट करने की संविधान इजाजत देता है, पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि संविधान में आर्टिकल 25 भी है जो ये कहता है हर आदमी का धर्म संविधान आने के बाद इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तो जो आर्टिकल 29-30 है वो रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को प्रोटेक्ट नहीं करता है। मैं आज इस बात को, इस पूरी डिबेट को वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्राची जी, 112 देश ऐसे हैं, 112 देश ऐसे हैं जिसमें पोलीगैमी बैन है। और उसमें मुस्लिम कंट्रीज कौन कौन सी हैं? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, मंगोलिया, चाइना, इजिप्ट, अजरबैजान। और आपको पता है टर्की में सिविल कोड आया, टर्की सिविल कोड 1926, जिसमें 5 साल की सजा है पोलीगैमी की। तो 112 कंट्रीज में पोलीगैमी बैंड है, सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जो पोलीगैमी को परमिट कर रहे हैं। इसके आगे फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन जो सबसे सीरियस इशू है, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये सबसे घृणित अपराध है। आज 200 मिलियन लड़कियां जिससे अफेक्टेड हैं, आज उनके इलाज के लिए, जो फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन होता है उनके इलाज के लिए 1.4 मिलियन US$ खर्च किए जाते हैं। आज इससे अगर बचना है तो अगर इसके लिए अगर कोई कानून आ रहा है, मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं, अपने जरा अपने ईमान पे, अपने यकीदे पे मुझे वो कुरान की आयत बता दे जिसमें फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन परमिटेड है। यहां पे रीतियों को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं हो रही है, यहां पे कुरीतियों को हटाने की बात हो रही है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज या प्रोहिबिशन एक्ट 2006, आप कहते हैं कि नहीं, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट हम पे लागू नहीं होता है। पॉस्को जैसी संगीन धाराएं, सेक्शन 3 आप कहते हैं नहीं, सेक्शन 3 हम पे लागू नहीं होता है। सेक्शन 494 आईपीसी, आप कहते हैं सेक्शन 494 आईपीसी हम पे नहीं लागू होता है। और प्राची जी, मैं यहां पे उदाहरण देना चाहता हूं, जहां तक हिंदू समाज की बात है, हिंदू समाज में सती एबॉलिशन एक्ट, इसके बाद आपका हिंदू रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट,
और हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6, इन सारी चीजों में लाके जो हमारे समाज में कुरीति थी उसको खत्म किया गया। हमारा समाज मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा है। हमारे हिंदू समाज में कोई डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं है, पर डाइवोर्स की कंसेप्ट को माना गया है। इसीलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं इस बात को दोबारा इस डिबेट को एक पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात कर रहे हैं तो जो जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने की बात करें, जो जो जेंडर जस्टिस, फीमेल डिग्निटी, फीमेल इक्वालिटी के खिलाफ है उनको हटाने की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव का मैंने आपको आंकड़ा दिया है कि 112 कंट्री ऐसी हैं जहां पे पॉलीगैमी आज बैंड है, जिसमें मुस्लिम देश भी इंक्लूड। ठीक है, मैं आ रही हूं, करें मुझे एक सेकंड। रहमानी साहब, रीति और कुरीति में क्या अंतर नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रीति खत्म नहीं की जा रही है? ये जो देश की विविधता का बार बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो खत्म नहीं किया जा रहा है, कल्चर खत्म नहीं किया जा रहा है। जिस जिस धर्म में जो जो गलत है बस उसे सुधारा जाएगा, इतनी सी बात है। देखिए, पहली चीज़ ये कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस पूरी बहस को मैं हिंदू और मुसलमान के पर्सपेक्टिव में पहले दिन से नहीं देखता। ये प्रधानमंत्री जी तो अब बोले हैं एक हफ्ता पहले भोपाल की मीटिंग में, और मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं, जानबूझ के उन्होंने उस मुद्दे को कम्युनल बनाकर ही पेश किया। भोपाल की स्पीच अगर सुने तो समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ही दिन से, जब से 1951 से लेके आज तक, मैं तो 62 में पैदा हुआ था, मेरे कई आर्टिकल यूसीसी पे मौजूद हैं, मैंने कभी इसको मुसलमानों का इशू माना ही नहीं है। ये इस मुल्क के कम से कम 60% पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी नहीं है, इशू है। इशू और प्रॉब्लम में फ़र्क होता है। आज बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा पी चिदम्बरम साहब ने, इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुआ है, यूनिफॉर्म की नहीं रिफॉर्म की ज़रूरत है, पर्सनल लॉज में रिफॉर्म की ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल सही है। लॉ कमीशन, 21st लॉ कमीशन का जो हवाला कलीमुल हफीज़ साहब ने दिया, उसने 185 पेज की अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना नहीं कहा कि ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट डिज़ायरेबल। एक अनडिज़ायरेबल को पुश करके डिज़ायरेबल बनाना कोई अकलबंदी नहीं है, लेकिन उसने उससे आगे चल के भी कहा है कि ये देश के इस ज़बरदस्ती एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश देश की इंटीग्रिटी के लिए थ्रेटेंड होगा, ये लॉ कमीशन ने कहा है। और हमने ये देखा, आपकी रिपोर्ट तो मैंने पूरी सुन ली, अभी 2 मिनट जो आपने रिपोर्ट दी, आपने इसको पूरा का पूरा सिर्फ ऐसा पेश किया है जैसे ये सिर्फ मुसलमानों ने इसका विरोध किया है। अरुणाचल पर, नागालैंड में वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने जो ख़तरनाक बात लिखी है उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। मुझे हैरत है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर यूसीसी आया तो 60 MLAs के घर को अब आग लगा देंगे। फिर मेघालय का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि यूसीसी यहां लागू नहीं, और फिर सब इतराजात को छोड़ दीजिए। स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के सुशील कुमार मोदी जी, मानी जी, मैं बड़ी विस्तार से आपसे समझूंगी। आप ये बार-बार जो विविधता और इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, मेरे पास एक्चुअली ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। तिवारी जी भी रह गए, उनका कमेंट भी आना है। मैं ये बड़े विस्तार से आपसे समझूंगी कि इंटीग्रिटी पर कैसे वार हो जाएगा। मेरे साथ जनता भी है, वो भी आप लोगों से सवाल करेगी कि यूसीसी पर इनका पक्ष क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।